प्रणाम। मैं बोज्जा रमा देवी, हिंदी प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आज का मेरा पीपीटी का प्रदर्शन द्वितीय भाषा हिंदी प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का पाठ राष्ट्र का स्वरूप। इस पाठ का लेखक है श्री वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप, इसका अर्थ होता है कि पूरा भारत देश का स्वरूप भौतिक और आंतरिक विविधताओं से कैसे है, इस विषय का उल्लेख करते हैं श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। इनके परिचय में गए तो इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में खेड़ा गांव में हुआ था। वे भारतीय संस्कृति के अनन्य प्रेमी और गंभीर विवेचक रहे हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत ज़्यादा अभिरुचि रखने वाले लेखक भी कह सकते हैं इनके बारे में। इन्होंने स्वतंत्र लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में प्रवेश किए हैं। एक अच्छे विचारक और संपादक के कार्यों में भी इन्होंने अपने रुचि दिखाए हैं और प्रसिद्ध भी थे। उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर कुछ दिनों तक कार्य किए थे। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के साथ साथ पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि के भी गहन अध्येता रहे हैं। मतलब पुरातत्व विभाग में कार्य करने के नाते इनको शासनों में रहने वाले अनेक पुरातत्व विभागों में खुदाइयों में मिलने वाले शासकों में रहने वाले लिपि को पढ़ने का सौभाग्य, लिपियों को, शासनों को देखने का सौभाग्य इनको मिला है। इसलिए उन पर इन्होंने शोधना भी प्रारंभ किए थे। अंग्रेजी भाषा में भी गहरी अध्ययन किए थे। सन 1968 में इनका देहांत हो गया था। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। इनमें पाणिनि कालीन भारतवर्ष पर पीएचडी का जो उपाधि प्राप्त किए हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। इस तरह का लेखक जी एक स्वतंत्र लेखक, विचारक, संपादक होते हुए भी पुरातत्व विभाग में कार्य करने के नाते इनको अनेक शासनों को, पुरातत्व खुदाइयों को देखने का सौभाग्य मिलता है और उन शासनों में रहने वाले जो भाषाओं को गहरी रूप से परखने का भी जो सौभाग्य मिलता है इनको। अंततः पाणिनि कालीन संस्कृत साहित्य संबंधी पाणिनि कालीन समय में भारतवर्ष कैसा होता है, इस विषय पर इनको पीएचडी की उपाधि मिला है। प्रस्तुत निबंध में यह पाठ भारत का स्वरूप, जो राष्ट्र का स्वरूप पाठ, राष्ट्र माने हमारा राष्ट्र, हमारा राष्ट्र माने भारतवर्ष, भारतवर्ष माने भारत देश, हमारा देश, हमारा प्यारा भारतवर्ष। इसके इस रूपी जो निबंध रूपी पाठ बोलते हैं। पाठ अनेक प्रकार के होते हैं। संस्मरण रूपी पाठ होते हैं, फिर विज्ञान संबंधी निबंध होते हैं, संस्मरण संबंधी होते हैं, रेखा चित्र होते हैं। अनेक प्रकार के गद्य विधाओं में निबंध रूपी पाठ भी एक गद्य विधा है।
इस गद्य विधा रूपे निबंध रूपे जो हमारे पाठ में श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इस पाठ को पृथ्वी पुत्र नामक पुस्तक से लिया है। इस निबंध रूपे जो इस अंक को सांस्कृतिक पीठिका पर लिखा गया यह निबंध लेखक के सांस्कृतिक बोध की प्रेरणा देता है। भारतीय संस्कृति का जो गहरे रूप में अध्ययन करने के लिए जो प्रेरणादायक पाठ है यह राष्ट्र का स्वरूप पाठ। उन्होंने राष्ट्र के अंगों के माध्यम से राष्ट्र के स्वरूप पर विचार किया है। विचार मतलब अपना जो अभिप्राय को व्यक्तीकरण करना, अपने जो अभिप्राय को प्रकट करना। इस तरह का जो राष्ट्र का स्वरूप कैसा होता है, तेलुगु में होता है ना, देशमंटे मट्टी कादो देशमंटे मनुष्युलो, ऐसा लिखे ना गुरजाड़ अप्पाराव जी ने। उसी तरह का जो देशम का मतलब होता है कि खाली पीली मिट्टी, आबो हवा, वातावरण, आकाश, भूमि, ऐसा नहीं कहलाता। देश का अर्थ होता है कि उस प्रांत में रहने वाले प्राणी और सभी प्रकार के वस्तु, व्यक्ति, प्राण, ये पूरे मिलकर ही देश कहलाता है। उसी तरह का इनके जो विचार है कि राष्ट्र का स्वरूप राष्ट्र में रहने वाले विविध अंगों को लेकर ही राष्ट्र कहलाता है। किसी एक अंग को लेकर उसको राष्ट्र नहीं कहलाता। सभी प्राणीवाचक, वस्तुवाचक विषयों को लेकर ही मिलजुल कर रहने वाले सभी प्रकार के प्रकृति युक्त जीवन को राष्ट्र कहते हैं, ऐसा इन्होंने जोर दिए हैं इस पाठ में। इस पाठ में गए तो राष्ट्र में मुख्यतः क्या होता है? भूमि, आकाश। भूमि आकाश के बिना यह एक वस्तु, राष्ट्र रूपी वस्तु नहीं बन सकता। फिर उन दोनों को मिलाते हुए, उन दोनों को मिलकर उसके अंतर्गत उसको प्रमाण करके अपने जीवन यापन करने वाले सारे प्रकृति प्राणी कोटि को हम, जैविक स्थिति को हम राष्ट्र कहते हैं। वह किसी भी राष्ट्र हो, इस विश्व में रहने वाले किसी भी राष्ट्र हो, वह भौतिकवादी, प्राणीवादी विषय को लेकर सम्मिलित करके उसको राष्ट्र बोलते हैं। भूमि पर जो बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। आम बात है ना, भूमि में रहने वाले, भूमि पर रहने वाले प्राणी कोटि और प्राणी कोटि की संस्कृति, भूमि, प्राणी, संस्कृति, तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? राष्ट्र बोलते हैं। राष्ट्र बनता है भूमि के बिना, और भूमि के बिना प्राणी को, प्राणी कोटि के बिना भूमि को, भूमि प्राणी कोटि के बिना संस्कृति को। भूमि प्राणी कोटि के बिना संस्कृति कदापि नहीं होती। उसी तरह का तीनों को मिलाकर ही हम संस्कृति और भूमि, धरती, देश, राष्ट्र बोलते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से हैं। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समर्थ राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। भूमि का आविर्भाव किस तरह का हुआ है? यह बहुत गहरी रहस्यवादी विषय, रहस्यवादी खोज हो सकता है फिर, इसलिए उसके बारे में सोचना तो अलग बात है। मगर आम
बात में साधारणतया हम बोलने पर क्या कहते हैं कि वेदों में, पुराणों में भूमि का निर्माण देवों ने किया है। यह भूमि अनंत काल से इस विश्व रूपी वस्तु में समा गया है। इसलिए पृथ्वी का जो सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जो जननी है, अनेक विषयों के बारे में, अनेक वैज्ञानिक विषयों के बारे में, साहित्यिक विचारों के बारे में, चारित्रिक विचारों के बारे में, सांस्कृतिक विचारों के बारे में, किसी विषय के बारे में हम गहरे जो अध्ययन करना चाहे तो उसका प्रमाण, उसकी जननी भूमि ही कहलाती है, धरती माँ ही कहलाती है। पृथ्वी का संगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। पृथ्वी को ही तोल लेकर अनेक प्रकार के जो अध्ययन करते रहते हैं, जागरणशील विषयों को जो आविष्कार करते हैं, अनेक प्रकार के उत्तेजनक विषय विज्ञानों को आविष्कार करते हैं। वैज्ञानिकों ने समझो, साहित्यकारों ने समझो, चारित्रिककारों ने समझो, ये सब का जो एक ही मुख्य विषय, उन सब लोगों का जो वैज्ञानिकता को आविष्कार करने के लिए जो मुख्य विषय भूमि ही कहलाती है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। धरती में ही एक अनंत माधुर्य शब्द छिपा हुआ है। क्या बोलते हैं, स्त्री को भी धरती माँ से जो संबोधित करते हैं, उपमान करते हैं, स्त्री को भी धरती माँ। जितना भी कष्ट देने पर भी बहुत सहनशील युक्त से उसका आमना सामना करती है स्त्री। इसी तरह का धरती माँ भी सहनशीलता, सहिष्णुता देवी कहलाती है भूमि को। सच्ची है ना, यह विषय सच है। इसलिए भूमि और सहिष्णुता देवी ही नहीं, मगर उसकी जो गर्भ में अनेक प्रकार के अनंत निधियाँ जो छिपे हैं इस धरती माँ के कोख में, गर्भ में अमूल्य निधियाँ भरी है। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, वसुंधरा। भूमि को अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं। वसुंधरा कहते हैं, भूमि कहते हैं, धरती कहते हैं। इस तरह का इनको बहुत सारे अमूल्य निधियाँ अपने कोख में रहने वाली वसुंधरा भी कहते हैं हम। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में गंभीर सागर में जो रत्नों की राशियाँ हैं, धरती, आकाश, समुद्र, सभी को एक आवरण अविश्य रूप में हम देखते हैं। धरती वसुंधरा है, जैसे अमूल्य निधियों का जो खान होता है, उसी तरह का समुद्र में भी अनेक प्रकार के रत्नों की राशियां छिपी हुई हैं। उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में जो फैलने चाहिए। इस तरह का पृथ्वी और सागर में रहने वाले जो अनंत रत्नों की जो भंडार हमारे जो पृथ्वी और समुद्र गर्भ में छिपे हुए हैं, इस विषय को हम बहुत स्वागत करते हैं। सब लोग उनके प्रति बहुत आदर रखने चाहिए, उनका जो महत्वपूर्णता को पहचानने चाहिए। इस विषय को पूरे राष्ट्र में फैलाने चाहिए। इस धरती माँ को, समुद्र गर्भ को हम हमेशा कायम रखने चाहिए। उस अनंत रूपी संपदा को हम उसी तरह का निक्षिप्त करने की
जो योजनाएं करनी चाहिए, अनेक प्रकार के विनाशकारी खुदाइयों को और विषैली जो पारिश्रमिक जीवन समझो, सामाजिक जीवन समझो, वैयक्तिक जीवन समझो, वातावरण में प्रदूषण फैलाने की जो विषयों को हम बहुत ज़ोर से खंडन करने की जो दिन आज आया है। इसलिए सभी लोग पवित्र, परम पवित्र और अनेक अमूल्य रत्नवान खान को अपने गर्भ में चिपकर रहने वाले जो भूमि के प्रति, सागर के प्रति हम हमेशा विश्वास भाव और आदर भाव को रखनी चाहिए। इस विषय को पूरे विश्व में प्रचलित करनी ही अनिवार्य है, ऐसा कहते हैं हमारे कवि श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। भूमि, धरती माँ को सुरक्षित रखनी चाहिए और समुद्र को भी सुरक्षित रखनी चाहिए। उनके जो विशेषताओं को सभी लोगों के वहाँ पहुँचानी चाहिए। और दूसरा कौन है? राष्ट्र का अर्थ हम कितने रूपों में समझे हैं? राष्ट्र का अर्थ होता है भूमि, भूमि पर रहने वाले प्राणी कोटि और संस्कृति। पहला हम क्या सीखे? भूमि, भूमि पर ही है ना समुद्र भी। भूमि और समुद्र में भी रहने वाले रत्न खानों की जो रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। उसी तरह का धरती पर निवास करने वाले जन की बात दूसरा है। फिर जो जिस भूमि में लोग आवास करके अपने जीवन यापन करते हैं उस प्रदेश को हम मातृभूमि कहते हैं। व्यक्ति जिस प्रांत पर, जिस प्रदेश पर, जिस राष्ट्र पर, जिस राज्य पर, जिस देश पर, जिस खंड पर आवास करता है उस प्रांत को हम आपका मातृभूमि, मातृ राज्य, मातृ राष्ट्र, मातृ खंड कहते हैं। उसी तरह का मातृभूमि में रहने वाले सभी विषयों का विषय दूसरा विषय है। राष्ट्र में दूसरे स्थान पर कौन आते हैं? धरती पर निवास करने वाले मनुष्य जन आते हैं। यह राष्ट्र में दूसरा प्रमुख प्रत्येक अंग है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। पृथ्वी, जन, जन, पृथ्वी। पृथ्वी के बिना जन नहीं है, जन के बिना पृथ्वी नहीं कहलाती। इस तरह का दोनों एक दूसरे से पूरक होते हैं। इस तरह का दोनों से ही राष्ट्र संपूर्ण होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करते हैं। ओनली जन रहने के कारण उन जनों की जो आवास स्थान है, इसलिए मातृभूमि कहते हैं, नहीं तो भूमि कहलाते हैं। जहाँ जनों का आवास होता है उन जनों के लिए वह भूमि मातृभूमि कहलाता है। जन के बिना भूमि ही खाली भूमि ही कहलाती है, इसलिए जन के ही उसका नाम मातृभूमि पड़ा है। पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन बराबर हैं। किसी जन के पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। सूरज, चांद, बादल, बारिश, प्रकृति, आबो हवा, ये पूरा एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे सारे विश्व में एक ही समान अपने जो महत्वपूर्णता को बरसाता है। ये पूरे बादल को देखो, बारिश को देखो, हवा को देखो, फिर चांद को, चांदनी को देखो, पूरा सभी लोगों के लिए समान रूप से जो अपने जो सेवाओं को बांटते हुए चले जाते हैं। उसी तरह का राष्ट्र में, जो धरती में जिस व्यक्ति ने निवास करते हैं वह पूरे एक ही समान कहलाते हैं, एक ही वर्ग रूप में जो देखा जाते हैं। सभी वर्गों के, सभी वर्णों के, सभी भाषाओं के, सांस्कृतिक
विधियों के व्यक्तियों को, धार्मिक व्यक्तियों को लेकर सभी लोगों को समान रूप से जो महत्वपूर्णता देते हैं, तब ही राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। एक वर्ग को पीछे छोड़ने पर एक ही वर्ग से राष्ट्र अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए राष्ट्र में जो चेतना बढ़ने के लिए, राष्ट्र जो कल्याण रास्ते की ओर अग्रसर होने के लिए सभी वर्गों को बराबर से लेकर चलना पड़ता है। चाहे वो राजकीय जो नेता हो, नहीं तो राजाओं के काल से ही ले लो, सभी लोगों को समान रूप से दृष्टि रख के समान रूप से कल्याण योजनाओं को देते हुए, सबको लेते हुए अग्रसर होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, तब ही राष्ट्र उन्नति पा सकता है। इस तरह का जो राष्ट्र में कौन कौन आते हैं? भूमि का महत्वपूर्ण अंग है, दूसरा अंग जन है। जन को भी सभी प्रकार के, सभी वर्गों के, वर्णों के, धर्मों के लोगों को लेकर अग्रसर होनी चाहिए। जो राजा के पद पर रहने वाले व्यक्ति, जो राजकीय पक्ष में रहने वाले जो नेताओं ने भी, तब ही देश अग्रसर, विजय के रास्ते पर अग्रसर होता है। फिर राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? सब लोगों का पसंदीदार, सब लोग चाहने वाले, सब लोगों में उत्तेजनक जीवन को भरने वाले एक ही प्रत्येक अंग है संस्कृति। संस्कृति, सांस्कृतिक अंग, यह बहुत ही उत्तेजनाजनक, उल्लास भरित अंग होता है। जन के जीवन में समझो या धरती माँ के जीवन में भी समझो। धरती माँ को, जन को बहुत सुंदरता और उसमें एक उल्लास भरित, उत्साह भरित, प्रमोद भरित जीवन को भरने वाला अंग होता है संस्कृति। फिर संस्कृति का अर्थ क्या होता है? संस्कृति का अर्थ होता है कि धरती, धरती मतलब एक ही जैसा होता है पूरे विश्व में धरती, और धरती को अनेक खंडों में विभाजित करने पर एक एक खंड की विशिष्टता एक एक होता है। प्रत्येक खंड, प्रत्येक आबो हवा, वातावरण संस्कृति को रखता है। उसी तरह का जो भारतवर्ष में अनेक प्रकार के आबो हवा होते हैं, फिर भारतवर्ष में अनेक प्रकार के नैसर्गिक भौतिक स्वरूप होते हैं। फिर भारत में भी रहने वाले अनेक राज्यों में, एक एक राज्य में, प्रत्येक राज्य में फिर अनेक तरह के जो भौतिक नैसर्गिक परिस्थिति होते हैं। एक ही प्रकार का आबो हवा नहीं होता। दक्षिण भारत में बहुत गर्मी होती है, फिर उत्तर भारत में सर्दी होती है हिमालयों के कारण। इसी तरह का चिरपुंजी में बहुत ज़्यादा जो बारिश पड़ जाता है, फिर एक बूंद भी नहीं बारिश पड़ने वाले प्रदेश भी भारतवर्ष में हैं। इसी तरह का अनेक प्रकार के आबो हवा, वातावरण के कारण जहाँ जहाँ आवास रहने वाले जो जनों की संस्कृति भी अलग अलग रूप से होते हैं। संस्कृति का अर्थ होता है कि जिस प्रांत में जिस मनुष्यों का जो रहन सहन, जीवन विधान होता है, उन लोगों की भाषा, रहन सहन, पहन, फिर उनमें रहने वाली जो धार्मिक परिस्थिति, उन लोगों की जो भाषा के रूप में समझो, फिर वस्त्र धारण के रूप में समझो, मनाने वाले त्योहारों को, जो उन लोगों के धर्म में रहने वाली जो धार्मिक विषयों को लेकर भी उन लोगों की संस्कृति होती है। अनेक प्रकार के संस्कृतियाँ हमारे भारतीय संस्कृति में जो मिल गए हैं, एक ही संस्कृति नहीं कहलाती है।
जैसे साधु लोगों की भाषा सदुक्कड़ी बोलती है, न कोई संस्कृत, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी ऐसा नहीं, हिंदी ऐसा नहीं कहलाते हैं। उसी सभी भाषाओं से एक एक विषयों को लेकर शब्दों को लेकर सदुक्कड़ी बन जाती है। उसी तरह का हमारे भारत देश में रहने वाले अनेक प्रकार के धार्मिक संस्कृतियों को सम्मिलित करते हुए एक भारतीय संस्कृति बोलते हैं। हिंदू धर्म में संस्कृति है, मुसलमान संस्कृति है, ईसाइयों का संस्कृति है, और बौद्ध धर्म, जैन, जोरास्ट्रियन, अनेक प्रकार के संस्कृतियाँ इस भारत देश में मिलजुल कर रहा गए हैं। हमारे भारत देश को सैकड़ों वर्षों तक विदेशियों ने जो पालन किए हैं, फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज़ और हुन, अनेक प्रकार के मुसलमान राजाओं ने पालन किए हैं, फ्रेंच राजाओं ने, और अंग्रेज़ी पालन में भी हमारे देश अनेक प्रकार के जो बाधाएँ सह लिया, उसी तरह का संस्कृति में भी कुछ बदलाव भी आ गए हैं। इसी तरह का हम भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के जो ओझल रूपी, ओझमयी संस्कृति, एक नदी जैसा बहती है संस्कृति, भारतीय संस्कृति। क्या होता है कि मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वह उसके जीवन की खास प्रश्वास है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। बिना संस्कृति के राष्ट्र अचेतन पड़ जाता है। संस्कृति से ही जनों के जीवन में उल्लास, उत्साह भरित होता है। उन लोगों में जीने के लिए एक आशा पैदा होता है। संस्कृति के बिना जनजीवन स्थगित होता है, स्तब्ध हो जाता है। इसलिए संस्कृति जनों के मस्तिष्क समझो और जीवन में ही समझो एक प्रत्येक अंग माना जाता है। संस्कृति का अर्थ क्या होता है? कुछ भी नहीं, अपने अपने धर्मों के अनुसार मनाने वाले त्योहार समझो, भाषा समझो, पहन सहन, रहन सहन, खाद्य वस्तु, ये पूरा जो मिलाकर संस्कृति बोलते हैं। सभी लोगों की संस्कृति एक ही जैसा नहीं होता, अलग अलग संस्कृतियाँ रखते हैं। अलग अलग धर्म के प्रांत के लोग भी, प्रांत के रूप भी संस्कृतियाँ बदलती जाती हैं। संस्कृति में कपड़े भी आता है ना, घर में जो के प्रदेशों में अलग पहनाव होता है और सर्दियों के प्रदेश में अलग पहनाव होता है। अपने अपने प्रांत के अनुसार जो मातृभाषा भी होते हैं, अपने अपने भाषाओं को अपने अपने गौरवमयी, ओजमयी जो आदर होता है। उसी तरह का संस्कृति मनुष्यों के जीवन में एक प्रत्येक अंग बन गया है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। बोले ना हम, ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। ज्ञान मतलब एक ही ज्ञान नहीं बांट सकता। एक एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के ज्ञान होता है। मैं ही ज्ञानी हूँ, मुझे ही बहुत कुछ मालूम है, ऐसा कोई भी नहीं मान सकते। प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक ज्ञान रूपी भांडार होता है। मुझको जो मालूम है, दूसरों को उस विषय के बारे में ज्ञान नहीं होता। दूसरों को जो ज्ञान है उनको एक विषय में, उस विषय का ज्ञान हम में नहीं होता होगा। उसी तरह का ज्ञान को और कर्म को दोनों पारस्परिक पूरक वस्तु समझ सकते हैं। ज्ञान के अनुसार कर्म होता है, कर्म से ही ज्ञान का पहचान होता है। ऐसे है ना, मूर्ख लोग मूर्ख का काम करते हैं, ज्ञानी लोग किसी को भी हानि नहीं पहुंचाते। उसी तरह का ज्ञान और कर्म का जो प्रत्येक स्थान होता है। और संस्कृति में, संस्कृति के आड़ में
मूढ़ाचार, अंधविश्वास और असह्यपूर्वक कर्म कुकर्मों को नहीं करनी चाहिए। वह संस्कृति नहीं कहलाती। संस्कृति के आड़ में दुर्मार्ग दुश्चर्य नहीं करनी चाहिए, वह संस्कृति नहीं कहलाती। इसलिए ज्ञान को जोड़ा है संस्कृति के साथ। ज्ञान से ही संस्कृति में कार्य होते हैं, ऐसा समझते हैं। दोनों के रूपों में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। राष्ट्रीय जन अपने संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहने हैं, अनिवार्य है रहना भी। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, बोले ना हम, हमारी भारतीय संस्कृति एक नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जोरास्ट्रियन, बौद्ध, जैन, अनेक प्रकार के धर्मों के लोग मिलजुल कर भाईचारे से रहते हैं भारत देश में। इसलिए भारतीय संस्कृति सभी विश्व संस्कृतियों की माता कहलाती है, हमारी जो संस्कृति। इसलिए सभी लोगों का जो उन लोगों के जो जीवन रहन सहन मत बोलते हैं, मगर हिंदू मत को हिंदू धर्म बोलते हैं। धर्म मतलब सब लोगों के प्रति समान रूप से दृष्टि रखते हैं जो धर्म, इसलिए हिंदू धर्म बोलते हैं। हिंदू धर्म सभी लोगों को अपने जो भारतीय संस्कृति, सभी संस्कृतियों को आलिंगन करके अपने में जो समाया और एक नई संस्कृति का जो उद्भव किया है, भारतीय संस्कृति बोलते हैं उस संस्कृति को। न हिंदू संस्कृति बोलते हैं, न मुस्लिम संस्कृति बोलते हैं, न ईसाई, न सिख, कुछ भी नहीं है। पूरे मिलकर एक भारतीय संस्कृति, एक सुदृढ़ संस्कृति, पूरे विश्व को एक सीख देने वाली एक नई संस्कृति का जो उद्भव किया है भारत देश में। यह कैसा होता है कि एक एक बारिश बूंद मिलकर नदी का रूप धारण करके सभी बहने वाले नदियों ने जैसा कि समुद्र की ओर अग्रसर होकर बहते हुए, खलबल मचाते हुए समुद्र में विलीन होकर एक समुद्र रूप का धारण करते हैं, उसी तरह का भारत देश में रहने वाले सभी संस्कृतियों ने, सभी धर्मों ने मिलकर एक नई संस्कृति का जो उद्भव हुआ है, वही हमारे सुदृढ़ सभी विश्व के जो माता रूपी धर्म संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है। सभी धर्मों की जो जननी, जो एक मार्गदर्शक होता है हमारी भारतीय संस्कृति। इस तरह का अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। एक विधि नहीं कहलाती संस्कृति माने, अनेक विधियों का संगम होता है संस्कृति माने। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। समन्वय, एक गाड़ी चलने के लिए एक पहिए की ज़रूरत नहीं है। सीधे रास्ते पर, सीधे पंथ पर जो चलाने के लिए एक चालक का भी जो आवश्यक होता है, उसी तरह का एक विधि से, एक अंग से संस्कृति नहीं चलता। एक हमारा जो शरीर को अच्छे खासा स्वास्थ्य से सभी कर्म करने के लिए सभी शरीर में रहने वाले सभी अंगों की ज़रूरत होती है ना। एक आंख से, एक नाक से, एक कान से, एक हाथ से, एक पैर से, एक पेट से, एक पूरे एक प्रत्येक अंग से शरीर नहीं कहलाता। सभी अंगों को मिलकर ही शरीर कहते हैं। ए मो, तुम खाना खाते हो ना, तुम ही उस शरीर को चलाओ, मैं नहीं चलूँगा ऐसा पैर नहीं कह सकते। ए कान, तू ही सूंघ रहे हो ना, मैं नहीं लूँगा इस पूरे शरीर में, उसका जो संचालन नहीं करने दूंगा, ऐसा नाक नहीं, पूरे शरीर नहीं कहते जो नाक से। एक व्यंग्य बात यह है कि इसी विषय में जीभ
हमारे जो मुंह के अंदर आता है ना जीभ, महाशय, वह जीभ उल्टा पुल्टा बककर अच्छा अंदर सो जाता है, मगर उस जीभ से बोली जाने वाली जो दुष्कर्म समझो, दुभाषण समझो, उसका नतीजा कौन झेलता है? पूरा शरीर झेलता है। थप्पड़ कौन खाता है? गाल खाता है, जीभ नहीं। उसी तरह का जीभ को हमेशा काबू में रखनी चाहिए। जीभ, इसके लिए जीभ को हम बाजू में रखनी चाहिए। जीभ से बोलने वाली जो कटु भाषण का नतीजा पूरा शरीर भोगना पड़ता है। उसी तरह का एक विषय से संस्कृति नहीं कहलाती, सभी विधाओं को मिलाकर ही संस्कृति बोलते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी लोगों को मिलाकर ही चलनी चाहिए एक संस्कृति के संगम में। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। संस्कृति में और एक अंग है कि साहित्य, रचना और कला। कला मतलब नृत्य, गीत और नाटक, आमोद प्रमोद देने वाले सभी विषयों को कला कहते हैं। ये विधियाँ भी संस्कृति में एक अंग है। आत्मा का जो विख्याति आनंद भाव है वह इन विधियाँ रूपों से साकार होता है। मनुष्य में आत्मा रूपी एक शक्ति होती है। आत्मा को जो संतुष्ट रखने के लिए आनंददायक कार्यों का जो आयोजन करनी चाहिए, उस आनंददायक कार्यों का आयोजन साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद से ही होता है। इसलिए मनुष्य को आनंददायक जीवन बिताने के लिए कलाओं की भी आवश्यकता होती है। गाँवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। इसलिए मोदी जी ने कहते हैं ना मन की बात में, बच्चों आप घर में लॉकडाउन के काल में आप घर में बैठकर क्या करते हो, पूरा ऑनलाइन क्लासेस सुनते सुनते आप एक अच्छा काम भी कर लो। क्या करना है कि आप लोग अपने बुज़ुर्गों के पास बैठकर, दादा नाना नानी माता पिता भी समझो, उनके पास बैठकर एक छोटा सा वीडियो बना लो। उन लोगों के रहन सहन उन दिनों में कैसा है, पहन कैसा होता है, क्या खाते थे, किस तरह का जो त्योहार मनाते थे आप लोगों की जो संस्कृति कैसा है, और आप किस तरह का जो जीवन यापन करते थे उन दिनों में, क्या करते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, कैसे जो व्यवहार होता है, आपके जो गांव में रहने वाले जनजीवन का जो परिचय कैसा होता है, लोग आपस में कैसे रहते थे, इन सब कलाओं के रूप में आप क्या देखते थे, कैसे मनोल्लास करते थे, आपकी संस्कृति कैसा रहता था उन दिनों में, ऐसा सभी विषयों को बुज़ुर्गों से लेकर एक छोटे से वीडियो को बनाकर ऐसा एक संस्मरण रूपी एक भंडार को हम तैयार कर सकते, ऐसा बोलते हैं महान वो प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी। वह सही बात है, हम बुज़ुर्गों से अनेक विषयों को लेकर समझ सकते हैं। उसी तरह का शहरों में ही नहीं, नगरों में ही नहीं, कहीं कोने कोने में जंगलों में आवास करने वाले जो छोटे छोटे जो गाँवों में भी और अनेक प्रकार के लोकगीत, संस्कृति, संपदा हमको देखने को मिलता है। उनको भी हम लेने चाहिए संस्कृति के अंगों में, ऐसा कहते हैं हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ रखना नहीं चाहता, वरना अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं।
हम हमेशा वर्तमान में ही नहीं जीनी चाहिए, भूत और भविष्य के लिए भी हम इस संस्कृति के धरोहर को कायम रखनी चाहिए। हम वर्तमान में हैं, इसी संस्कृति में जो घुल मिलकर इसी संस्कृति के भाड़ में आड़ में चले जाएंगे, ऐसा नहीं सोचनी चाहिए। जो भूत में भी रहने वाले, जो भूतकाल में भी रहने वाले संस्कृति को भी लेनी चाहिए, और इन भूत वर्तमान के विषयों को, संस्कृति को भविष्य में भी ऐसा ही कायम रखने के लिए भी कुछ कार्य करने चाहिए, कायम रखने चाहिए हमेशा। तभी राष्ट्र का स्वरूप कायम रहता है, ऐसा कहते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इस पाठ का यह एक समुचित नाम दिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप में अनेक प्रकार के विषयों को बोलकर श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी पाठ का जो शीर्षक को बहुत न्याय दिए हैं। जय हिंद, सुरक्षित रहो।